मैदे का जो इंट्रोडक्शन है इतनी कम उम्र से अगर बच्चे को दिया जा रहा है तो क्या ये आगे चल करके उनको गट में दिक्कत करेगा? पहले 2 से 3 साल तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली जितना हो सके हम मैदे या मैदे से बनने वाली चीज़ें अवॉइड करें। तो बचपन से ही जब बच्चों को चीनी से इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है तो वो उनकी गट को कैसे इम्पैक्ट करता है? शुगर की 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1 प्रॉब्लम इज़ कि जब आप शुगर इंट्रोड्यूस करते हो तो बच्चे को शुगर क्रेविंग होने लगती है। एनी सॉर्ट ऑफ सिम्पटम्स कि बच्चा इतना रो सकता है, इतना परेशान हो सकते हैं कि शुगर खाते ही एकदम तेज़ से भागने लगेंगे, शुगर से पहले इरिटेट होंगे, हिट करेंगे। वी हैव सीन कि माँ-बाप उसको एक ट्रीटमेंट की तरह यूज़ करते हैं। जब बच्चा नहीं कंट्रोल हो रहा उसको थोड़ा मीठा खिला दो, बच्चा शांत हो जाएगा। शांत मतलब जो उसकी डिमांड है वो फुलफिल कर देंगे, बट इनफैक्ट वो और काउंटर प्रोडक्टिव होता है क्योंकि शुगर खाने के बाद बच्चा एकदम एग्रेसिव हो जाता है। तो शुरुआत के कितने सालों तक बच्चों को नमक से इंट्रोड्यूस नहीं कराना चाहिए और कब कराना चाहिए? क्योंकि सॉल्ट के लिए भी अगर आप देखेंगे जो इंटेस्टाइन्स बच्चे की डेवलप हो रही हैं, किडनीज डेवलप हो रही हैं, दे आर नॉट सपोज टू डाइजेस्ट सॉल्ट। वो सॉल्ट के लिए नहीं बनी। अच्छा। पहले 1 साल तक बच्चे को चीनी और नमक बिल्कुल बैंड है, नॉट अलाउड। कोई और भी ऐसे स्पेसिफिक फूड आइटम्स है जिसकी वजह से बच्चों में गट इश्यूज काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं तो कुछ सालों तक अवॉइड या रिस्ट्रिक्ट करने चाहिए पेरेंट्स को? प्रॉब्लम हैपन्स जब भी कुछ आप आर्टिफिशियल चीज़ दोगे, पैक्ड प्रोसेस्ड फूड या कुछ भी आप पैकेट से निकाल के बच्चे को दोगे, वहाँ पे प्रॉब्लम चालू होगी। आप कोई भी फ्रूट का नाम ले लीजिए, इट इज़ सेफ फॉर द चाइल्ड। कोई भी वेजिटेबल का नाम ले लीजिए, वो सेफ। जो आप खा सकते हैं वो बच्चा खा सकता है। कोई भी अनाज बच्चे को खा सकते हैं, बट उसका जो प्रोसेसिंग टेक्निक है या उनमें अगर आप कोई भी आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स या कलर्स या वो सब डालते हैं, वो बच्चे के लिए हार्मफुल है। ये संकेत दिखाई दे रहे हैं मतलब बच्चे का गट थोड़ा सा जो है वो डैमेज हो रहा है, पेरेंट्स ध्यान दे दें इस समय। बच्चे को बहुत ज़्यादा लूज मोशंस लग जाए हाँ। या बच्चे को एकदम कॉन्स्टिपेशन हो जाए, बोथ ऑफ देम कैन बी एक्सप्लेन्ड कि गट रिलेटेड प्रॉब्लम। बच्चा बहुत ज़्यादा जैसे डकार ले रहा है या गैस पास कर रहा है तो ये भी क्या एक खराब गट की निशानी होती है? एक नॉर्मल बच्चा था, वो फाट नहीं करता था, अचानक से फाट करने लगे, अचानक से उसको डकारें बहुत आने लगी। या नॉर्मली भी बच्चा बहुत ज़्यादा बर्पिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा रेचिंग होती है उसको, दैट कुड सजेस्ट कि कुछ ना कुछ हमारे इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव इश्यूज हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे की गट हेल्दी रहे, हेल्दी बैक्टीरिया से हम उसको कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? केला इज़ अ गुड प्रीबायोटिक। चावल हो गए, ओट्स हो गए, पर्टिकुलरली दे आर प्रीबायोटिक्स। देन देयर इज़ अ प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक मतलब कि जिसमें ऑलरेडी आपके बैक्टीरिया अवेलेबल है, जैसे दही में अवेलेबल होते हैं, छाछ में अवेलेबल होते हैं। सो प्री एंड प्रोबायोटिक्स ये जो इसका कॉम्बिनेशन है, इट हेल्प्स इन एनहांसिंग आवर इंटेस्टाइन्स। तो अगर बहुत ज़्यादा पैकेज प्रोसेस फूड्स खा रहे हैं बच्चे या इस तरह के जंक फूड्स या ड्रिंक्स वगैरह पी रहे हैं तो उनके ग्रोथ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों में? इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही हैं, आप उसको दे भी रहे हैं न्यूट्रिशन तो एब्जॉर्प्शन इज इम्पैक्टेड। कॉन्स्टिपेशन हो रही है, डायरिया हो रहा है, जिसकी वजह से उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो इम्पैक्ट हो रहा है, तो इट लीड्स इनटू ऑल सॉर्ट ऑफ ग्रोथ प्रॉब्लम। बच्चे की अंडरवेट भी हो सकते हैं, ओवरवेट भी हो सकते हैं, बिहेवियरल इश्यूज भी हो सकते हैं, डेवलपमेंटल इश्यूज भी हो सकते हैं, एलर्जीज भी हो सकती है। सोचना हो कि हाँ ये बच्चे के गट के लिए तो वरदान ही है, तो वो क्या होगा? तो ये 3 का कॉम्बिनेशन आप किसी भी तरीके से यूज करें, इट्स परफेक्ट प्री प्रोबायोटिक एंड अ सुपर फूड। आपको पता है इंडिया में आज के समय में हर तीसरे में से एक बच्चा पुअर गट इश्यूज का सामना कर रहा है, जिसकी वजह से उनमें कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, भूख न लगना, क्रैंकीनेस, चिड़चिड़ापन, इस तरह के इश्यूज काफी ज्यादा बढ़ने लगे हैं और पिछले 10 सालों में इस तरह के केसेस में 30% की बढ़ोतरी देखी गई है। तो ऐसे में हम ऐसी कौन सी गलतियां कर रहे हैं बीइंग अ पेरेंट जो इसकी वजह से बच्चों में गट इश्यूज इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, और उनके हम डाइट में क्या ऐसी चीजें शामिल कर सकते हैं जिससे उनका गट स्ट्रांग हो, क्या चीजें कट डाउन कर सकते हैं जिसकी वजह से उनको इतने सारा गट इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। इन सब पर आज के इस पॉडकास्ट सेशन में हम विस्तार से बातचीत करेंगे, जिसके लिए सेशन में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर विवेक जैन, जो कि सीनियर डायरेक्टर और यूनिट हेड है पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट, फोर्टिस हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, इस सेशन में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर, सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर, आप बच्चों के डॉक्टर हैं, आपके पास आए दिन इतने सारे केसेस आते होंगे, तो आई एम श्योर कि आज के समय में जिस हिसाब से हमारी लाइफस्टाइल बदली है, बच्चों की लाइफस्टाइल बदली है, बहुत ही कम एज से ही उन्हें जंक फूड से, प्रोसेस फूड से इंट्रोड्यूस कर दिया जा रहा है, तो ऐसे में क्या ये एक रीजन हो सकता है कि उनमें गट इश्यूज इतने ज्यादा बढ़ गए हैं? डेफिनेटली यू नो, जैसे कि अब एज द लाइफ इज प्रोग्रेसिंग, आप देखें पिछले कुछ समय से जो जंक फूड है या पैक्ड प्रोसेस फूड है उनका यूजेज काफ़ी इंक्रीज हो गया है, क्योंकि पेरेंट्स फाइंड कि वो थोड़ा सा कन्वीनियंट है उनके लिए, ज़्यादा आसान है, खोला पैकेट में बच्चे को खिला दिया, एंड इट मेक्स द चिल्ड्रन हैप्पी ऑल्सो।
उसकी वजह से थोड़े से जो भी हमारे डिस्बायोसिस के इश्यूज, डाइजेस्टिव इश्यूज, दे आर सिग्निफिकेंटली ऑन इंक्रीज। तो डेफिनेटली एक प्रॉब्लम तो है। बिल्कुल। अभी जैसे अगर हम बात करते हैं तो बचपन से ही बच्चों को नूडल्स भी दिया जाता है कि तुरंत बन गया तो तुरंत खा लो। चावल दाल नहीं खा रहे तो बच्चे को थोड़ी चटपटी चीज़ें दे दी, बाहर के जो स्नैक्स वगैरह हैं वो दे दिए। तो मैदे का जो इंट्रोडक्शन है इतनी कम उम्र से अगर बच्चे को दिया जा रहा है तो क्या ये आगे चल कर के उनको गट में दिक्कत करेगा? देखो, जो नेचुरल चीजें हैं दे आर ऑलवेज बेटर। हुँ, सो व्हेन यू गिव रिफाइंड फूड, चाहे वो मैदा हो या यू यूज समथिंग व्हिच इज पैक्ड प्रोसेस्ड, हुँ, तो वो नेचुरल बॉडी, हमारी इंटेस्टाइन उसके लिए नहीं है। नहीं है। तो उससे हमारी जो इंटेस्टाइन का हेल्दी बैक्टीरिया होता है या जो मेटाबॉलिज्म होता है या उसका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। बिल्कुल। और जैसे आपको पता ही है, शुरुआत के दिन जो बच्चे के होते हैं, हुँ, बच्चा अडेप्ट हो रहा है। एक हुँ, न्यूबॉर्न बेबी है, वो मदर के दूध पे था, अब उसको हम खाना इंट्रोड्यूस कर करेंगे। रहे हैं। जब हम उसको खाना इंट्रोड्यूस करते हैं, वो जो उसकी इंटेस्टाइन है वो नए खाने के लिए अपने आप के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं या फिर बैक्टीरिया है उसको इंट्रोड्यूस कर रही है। उसी में हम नॉर्मल तरीके से जाने की जगह अगर कोई हम ऐसी चीज़ यूज़ करें जो कि उसको जो नॉर्मल डेवलपमेंट को हैम्पर करे, करेक्ट। तो डेफिनेटली प्रॉब्लम तो करेगी, चाहे वो मैदा हो चाहे कोई पैक्ड प्रोसेस्ड फूड हो। सो मैदा इज नॉट मेंट फॉर स्मॉल चिल्ड्रन हुँ। ऑन रूटीन बेसिस। इट्स नॉट अ हेल्दी डाइट एट ऑल। तो कोई ऐसा एज का क्राइटेरिया भी है कि अगर मैदा इंट्रोड्यूस करना भी है लेट्स सपोज तो किस उम्र के बाद बच्चों को खिलाया जा सकता है? देखो, पहले 6 महीने से लेके 2-3 साल तक, हुँ, पहले 6 मंथ्स तो ब्रेस्ट फीडिंग ही होनी चाहिए। हाँ, बट फर्स्ट 2-3 ईयर्स जो बच्चे के लिए होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं हाँ। उसकी इंटेस्टाइन को डेवलप करने के लिए। आई विल नॉट सजेस्ट, मैदा तो आपके हमारे लिए भी अच्छा नहीं है, नहीं है, हाँ। बट डेफिनेटली इन फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ लाइफ वी शुड अवॉइड इट। कि पहले ओके, 2 से 3 साल तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली जितना हो सके हम मैदे या मैदे से बनने वाली चीजें अवॉइड करें, अवॉइड करें। और उसके बाद भी जितना हो सके उतना मिनिमम यूज करें। ना ही करे तो ज़्यादा बेटर है। एब्सोल्युटली। बिल्कुल। चीनी भी है आजकल, चीनी विलेन बन रखा हुआ है, हर कोई मना करता है कि चीनी मत खाओ, चीनी कट डाउन कर दो। और बच्चों को तो चॉकलेट्स ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर पेरेंट्स रिस्ट्रिक्ट भी करना चाहें, तो बाहर के ही कुछ लोग आकर के दे देंगे और मना करो तो वो भी हो नहीं पाती हैं चीज़ें। तो बचपन से ही जब बच्चों को चीनी से इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है, तो वो उनके गट को कैसे इम्पैक्ट करता है? शुगर इज ऑल्सो, जैसे आपको पता ही, शुगर इज अ मेजर कल्प्रिट। अभी बड़ों के लिए भी प्रॉब्लमैटिक है, हुँ, बट बच्चों में भी काफी दिक्कत करता है, क्योंकि शुगर की 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1 प्रॉब्लम है कि जब आप शुगर इंट्रोड्यूस करते हो हुँ, तो बच्चे को शुगर क्रेविंग होने लगती है। करेक्ट। अगर एक खासकर हम छोटे बच्चे की बात करें इन फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ लाइफ, जब कि उसको टेस्ट बड्स डेवलप होने हैं, उसको नॉर्मल खाने की आदत डालनी है। हुँ, अब वो नॉर्मल खाने की जगह उसको आप शुगर देंगे तो वो शुगर की तरफ ही भागेंगे, फिर बाकी सब खाना जो नॉर्मल सिंपल ब्लैंड फूड है उसको अवॉइड करेंगे। हाँ, तो एक तो टेस्ट बड्स ऑल्टर हो जाएंगे। सेकंड, जो हमने अभी बात करी, इंटेस्टाइन के हेल्दी बैक्टीरिया। हुँ, अगर जो बच्चा शुगर फ्री फूड या नॉर्मल फूड पे रहता है, नेचुरल शुगर लेते हैं, वर्सेस जो बच्चा अगर उसको हम प्रोसेस शुगर देंगे, तो उससे हमारी जो इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया होते हैं, स्टडीज एंड रिसर्च हैव शोन कि वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। अच्छा। There are different type of bacteria in a child who is consuming packed processed food और जो शुगरी ड्रिंक्स या हुँ, शुगरी फूड ले रहे हैं, whereas एक जो नॉर्मल नॉर्मल फाइबर वाला या नॉर्मल खाना, फर्मेंटेड फूड या नॉर्मल दूध दही लेते हैं, तो दोनों में डिफरेंस आता है। तो उससे इंटेस्टाइन का बैक्टीरिया डिफरेंट होएगा, बच्चे की हैबिट्स डिफरेंट होंगी, बावल हैबिट्स डिफरेंट होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट, फूड एवर्जन। अब आप देखते हैं ना, बच्चे के पीछे पीछे भागते रहते हाँ, हैं, हाँ, तो हाँ। फूड एवर्जन ज्यादा होंगी बच्चे में। ओके, तो शुगर से क्या बच्चों को फिर एडिक्शन भी हो जाता है कि वो ज़्यादा क्रेव करने लगते हैं चीनी के लिए? शुगर क्रेविंग तो बड़ों में तो होती है, बच्चों हाँ, में और ज्यादा होती है। हुँ, सो यू कैन सी एनी सॉर्ट ऑफ सिम्टम्स कि बच्चा इतना रो सकता है, इतना परेशान हो सकते हैं कि शुगर खाती एकदम तेज से भागने लगेंगे, शुगर से पहले इरिटेट होंगे, हिट करेंगे। वी हैव सीन कि माँ बाप उसको एक ट्रीटमेंट की तरह यूज करते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। जब बच्चा नहीं कंट्रोल हो रहा, उसको थोड़ा मीठा खिला दो, बच्चा शांत हो जाएगा। शांत मतलब जो उसकी डिमांड है वो फुलफिल कर देंगे, बट इनफैक्ट वो और काउंटर प्रोडक्टिव होता है, क्योंकि शुगर खाने के बाद बच्चा एकदम एग्रेसिव हो जाता है। ओके, तो ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो शुगर देने का भी कोई ऐसा है एज लिमिट कि इतने उम्र तक बच्चों को चीनी नहीं दें, इस उम्र के बाद दे सकते हैं अगर देना है तो? देखो, अगर स्ट्रिक्टली बोलेंगे, इन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ शुगर इज बैंड। बिल्कुल भी चीनी बच्चे को नहीं देनी चाहिए, नेचुरल शुगर फूड या नेचुरल फ्रूट हो गया, हुँ, नेचुरल हुँ, फूड्स हो गए, उनके अलावा। उसके बाद भी जितना कम यूज करें उतना अच्छा है। उतना सेम अच्छा इज है। एप्लीकेबल टू यू एंड मी, हुँ, बट हुँ। बच्चों में और ज्यादा जो भी चीज हम में है, हमें हमसे ज्यादा बच्चे में वो मल्टीप्लाई हो जाती है। ओके। जैसे माँ बाप कहते हैं 1 चम्मच चीनी से क्या हो रहा है, बट यू हैव टू सी कि बच्चे का साइज कितना है। हुँ, अगर हम 10 किलो के बच्चे को 1 चम्मच चीनी की बात कर रहे हैं, और हम अपने लिए एक 70-60-70 किलो के आदमी के लिए अगर हम एक बात करते हैं, तो 6 टाइम्स मोर। मोर तो एक हाँ। तरीके से 6 चम्मच चीनी है।
तो यस यू नीड टू कट डाउन, और 1 साल के बाद भी कम से कम, और 1 साल के पहले तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। और 6 चम्मच अगर चीनी हम बच्चों को दे रहे हैं तो फिर वो 6 गुना उतनी ही बुरी तरीके से उनको इम्पैक्ट भी करेगा। बिल्कुल। एब्सोल्युटली। तो शुगर की बात की हमने, सॉल्ट इनटेक का भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो शुरुआत के कितने सालों तक बच्चों को नमक से इंट्रोड्यूस नहीं कराना चाहिए और कब कराना चाहिए? अगेन सेम इज एप्लीकेबल टू सॉल्ट ऑल्सो, ठीक है। क्योंकि सॉल्ट के लिए भी अगर आप देखेंगे जो इंटेस्टाइन्स बच्चे की डेवलप हो रही हैं, हम्म। किडनीज डेवलप हो रही हैं, दे आर नॉट सपोज टू डाइजेस्ट सॉल्ट, वो सॉल्ट के लिए नहीं बनी है। अच्छा। पहले 1 साल तक बच्चे को चीनी और नमक बिल्कुल बैंड है, नॉट अलाउड। ठीक है। ये WHO, IAP, इस्पैगन सब लोग ये मना करते हैं कि बच्चे को 1 साल तक हमें नमक और चीनी नहीं देनी चाहिए। हम्म। 1 साल के बाद भी नमक और चीनी मॉडरेशन और मिनिमल अमाउंट, दे सकते। जितना हम दे वो जितना कम दे उतना उतना अच्छा है। नॉट टू सॉल्टी, नॉट शुगरी। शुगर सेम वो शुगर सॉल्ट का भी वही प्रोसेस है। हम्म। जैसे शुगर का होता है कि वो आपसे फिर एडिक्शन होगी, ऑल्दो इट डजंट कॉज दैट मच ऑफ एग्रेशन, उससे एग्रेशन नहीं होता, हम्म। इतनी क्रेविंग नहीं होती, बट आपके टेस्ट बड्स और इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया डेफिनेटली ऑल्टर होते हैं। ओके, ठीक है। तो जैसे हमने मैदे, शुगर, सॉल्ट इन सब की बात कर ली, कोई और भी ऐसे स्पेसिफिक फूड आइटम्स हैं जिसकी वजह से बच्चों में गट इश्यूज काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो कुछ सालों तक अवॉइड या रिस्ट्रिक्ट करने चाहिए पेरेंट्स को? एवरीथिंग, जैसे हमारी बॉडी इवॉल्व हुई है हम्म। मैम ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, तो मेगा जी जैसे क्या होता है कि आप जो नॉर्मल चीजें हमारी बॉडी इतने सालों से खाती आई है, चाहे वो नॉर्मल हेल्दी फ्रूट्स हो, नॉर्मल वेजिटेबल्स हो, नॉर्मल अनाज हो या दूध हो, उनमें प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। प्रॉब्लम हैपन्स जब भी कुछ आप आर्टिफिशियल चीज दोगे, प्रोसेस्ड। पैक्ड प्रोसेस्ड फूड या कुछ भी आप पैकेट से निकाल के बच्चे को दोगे, वहां पे प्रॉब्लम चालू होगी। आप कोई भी फ्रूट का नाम ले लीजिए, इट इज सेफ फॉर द चाइल्ड। कोई भी वेजिटेबल का नाम ले लीजिए, वो सेफ, जो आप खा सकते हैं वो बच्चा खा सकता है। कोई भी अनाज बच्चे को खा सकते हैं, बट उसका जो प्रोसेसिंग टेक्निक है, या उनमें अगर आप कोई भी आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स या कलर्स या वो सब डालते हैं, वो बच्चे के लिए हार्मफुल है। Whereas नॉर्मल हेल्दी फूड, नेम इट, एवरी सब कुछ बच्चे के लिए सेफ और अलाउड है। ठीक है। तो अगर जैसे गट इश्यूज इतने ज्यादा बच्चों में बढ़ रहे हैं, तो कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं बच्चों में कि हाँ, ये संकेत दिखाई दे रहे हैं, मतलब बच्चे का गट थोड़ा सा जो है वो डैमेज हो रहा है, पेरेंट्स ध्यान दे दें इस समय? देखो, गट ना हमारी बॉडी का बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जिसको कि हम लोग इतना वैल्यू नहीं देते हैं। हाँ। यू नो, जो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इंटेस्टाइन से ही सब कुछ डिसाइड होता है। व्हाट यू ईट, जैसा आप खाएंगे, और ये बच्चे में और ज्यादा मल्टीप्लाई होकर होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारी गट की वजह से ही होती हैं, और सिम्टम्स भी उसी वजह से आते हैं। तो आप लगभग सारी बीमारियां, जो भी आप नाम लीजिए बच्चे के लिए छोटा, चाहे वो इन्फेक्शंस हो, चाहे वो एलर्जीज हो, चाहे वो बिहेवियरल इश्यूज हो, चाहे वो ग्रोथ इश्यूज हो, एवरीथिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय गट इश्यूज। ओके। आप कोई भी बीमारी को लीजिए, हमारे पास, मेरे पास कोई भी अगर ओपीडी में बच्चा आता है विद सम ऑनगोइंग क्रॉनिक प्रॉब्लम, कि बार बार बच्चा बीमार पड़ रहा है, या इसको बार बार एलर्जीज हो रही है, या बच्चा, इवन आप सोचें ऑटिज्म, ADHD के बच्चे, तो उसमें सब में ही गट का कुछ ना कुछ रोल रहता है। अच्छा। अगर आपके कोई भी क्रॉनिक सिम्टम्स है, कोई भी प्रॉब्लम आपको लंबे समय से चल रही है, तो डेफिनेटली गट इज टू अ लार्ज एक्सटेंट, मेजर जो उसका जो रोल होता है वो गट का ही होता है, इंटेस्टाइन का ही होता है। हमारे पास कुछ ऐसे है लक्षण, आप प्लीज बताइएगा कि क्या ये खराब गट की निशानी हो सकती है बच्चों में? शुरुआत में बच्चों के पूप के कलर बहुत ज्यादा चेंज होने लगते हैं, अलग अलग तरीके से होते हैं, टेक्सचर भी बदल जाता है, और कई बार स्मेल भी बहुत ज्यादा खराब आने लगती है। तो क्या पॉटी में अगर ऐसे चेंजेस देखे बच्चों में, तो समझ जाना चाहिए कि हाँ, गट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है? देखो, फर्स्ट 6 मंथ्स तो क्योंकि मदर का फीड होता है, तो हाँ। उसमें तो यूजुअली इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती नहीं। है। एंड उसमें वंस वी स्टार्ट फूड, तो हमारा जो मेन सिम्टम है, जो आप अगर आप इंटेस्टाइन के या गट के बैक्टीरिया क्या देखते हो, वो देखते हो या तो बच्चे को बहुत ज्यादा लूज मोशंस लग जाए, हाँ। या बच्चे को एकदम कॉन्स्टिपेशन हो जाए। बोथ ऑफ देम कैन बी एक्सप्लेन्ड कि ये गट रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है। कोई भी बच्चा कॉन्स्टिपेशन, हार्ड स्टूल की वजह से आ रहा है, या कोई भी बच्चा आपको लूज मोशंस, कि दिन में बहुत बारी मोशंस करते हैं, उसके लिए आ रहा है, बोथ ऑफ देम कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय सिंपल कि कोई इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है। ये 2 लक्षण सिंपल है। इसके अलावा कॉमन बच्चों में प्रॉब्लम होती है पेट दर्द। हाँ। पेट दर्द तो सभी हम सुनते आते हैं, वही क्रॉनिक 1-2 दिन का पेट दर्द किसी इन्फेक्शन के साथ हो गया, कुछ खान पान चेंज होने की वजह से हो गया, इट्स एक्सेप्टेबल। बट अगर बच्चा रोज ही दर्द बता रहा है कि पेट में दर्द हो रहा है, खासकर अगर ऐसा कोई पेट दर्द जो बच्चे की रात की नींद डिस्टर्ब कर रहा है, कि रात को उठ के बच्चा पेट दर्द बता रहा है, दैट मीन्स इट्स समथिंग सिग्निफिकेंट, कि वो कोई इशू है, तो उसको हमें थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करना। पेट दर्द, लूज मोशंस, ब्लोटिंग, गैस ज्यादा पास करना,
मोशंस में कुछ चेंज होना, दीज आर ऑल सिम्टम्स की गट रिलेटेड कुछ इश्यूज बच्चे को चल रहे हैं। ओके, तो पॉटी का कलर भी डिसाइड करता है कि क्या, मतलब कोई ऐसा नॉर्मल है कि हाँ ये कलर दिख रहा है तो दैट इज नॉर्मल? जैसे कई बार ग्रीन, ब्लैक, रेड स्टूल भी आने लगते हैं बच्चों में, देखो, ब्लड रेड स्टूल इज एब्सोल्यूट नो नो, वो तो बिग रेड प्रॉब्लम है। फ्लैग। अगर ब्लड आ रहा है तो वो तो रेड फ्लैग है कि अगर आपको ब्लड आ रहा है। बट कभी कभी जैसे बीटरूट शकरकंदी, अब हाँ। सॉरी बीटरूट खाते हैं तो उसके साथ भी आपको पॉटी में ब्लड आ सकता है। तो आपको उसके लिए वरी नहीं करनी। पहले तो रेड कलर देखा तो पहले देखो, पहले दिन बच्चे ने कुछ लाल खाना तो नहीं खाया, हाँ। तो उसकी वजह से रेड होना नॉर्मल है। बट अगर ऑब्वियस ब्लड आ रहा है तो एक अलार्मिंग साइन है, जब आपको अपने डॉक्टर को इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करना चाहिए। ठीक है। सडन चेंज इन पैटर्न ऑफ स्टूल, कुछ बच्चा नॉर्मली दिन में एक बारी पॉटी करता, अचानक से 4 बारी करने लग गया। हाँ। बच्चे की पॉटी सॉफ्ट आती थी, अचानक से पतली हो गई या अचानक से हार्ड हो गई। देयर इज अ सडन चेंज इन पैटर्न ऑफ स्टूल एसोसिएटेड विद की बाकी सिम्टम्स भी हैं कि उसको पेट दर्द भी है या फीवर भी है। दे आर साइन सजेस्टिव कि कुछ ना कुछ इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है एंड वी नीड टू, फिर उसको हमें देखना पड़ता है। ठीक है। कई बार बच्चों के साथ होता है कि वो बार-बार बीमार पड़ने लगते हैं, कि एक दिन ठीक हो गया, फिर थोड़े दिन के बाद फिर से बीमार पड़ गए। तो बार-बार बीमार पड़ना भी क्या पुअर गट की निशानी हो सकती है? दोनों बातें हैं मैम। एक्चुअली जब भी आप बीमार पड़ते हैं, कुछ आपकी डाइट अफेक्ट होती है, बच्चा खाते कम है, साथ में कभी ऐसी मेडिसिन्स भी देनी पड़ती है जिससे कि इंटेस्टाइन का जो बैलेंस है, पर्टिकुलरली एंटीबायोटिक्स, क्योंकि अक्सर आपने देखा है कि इन्फेक्शन के साथ साथ एंटीबायोटिक कभी कभी प्रिस्क्राइब करनी पड़ती है। बट लेट मी टेल यू थ्रू यू टू द ऑडियंस कि अपने आप से ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक बच्चे को ना दें, क्योंकि एंटीबायोटिक एक ऐसी चीज है जो कि हमारी इंटेस्टाइन हेल्थ को या इसके बैक्टीरिया को सबसे ज्यादा खराब करती है। बट एट द सेम टाइम वो एक इंपॉर्टेंट दवाई भी है। ऐसा ना हो कि आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे कि हाँ हमने एंटीबायोटिक नहीं देनी क्योंकि वो इंटेस्टाइन को नुकसान करती है। वो एक जरूरी दवाई है जो कि हमें बीमारी के लिए रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ती है। जो आपने पूछा कि अगर बीमारी में, यस, अगर किसी सिग्निफिकेंट बीमारी के लिए हमें एंटीबायोटिक देनी पड़ती है, उससे भी हमारे इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया इफेक्ट होते हैं, उसकी वजह से भी बच्चे को प्रॉब्लम आती है। साथ में एपेटाइट पुअर हुई, बच्चे ने 3-4 दिन 5 दिन जब खाया नहीं, उसकी जगह हमें कुछ सब्स्टिट्यूट देना पड़ा उसको कि एटलीस्ट वो कुछ नहीं खा रहे, तो एक फूड पैटर्न उसका चेंज हो गया। तो इन सब चीज़ों की वजह से, इंटेस्टाइन की थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आने की वजह से कई बार ही बच्चे को फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस होने लग जाते हैं। सो अगर आप एंटीबायोटिक से एक्सपोज होते हो, आपका इंटेस्टाइन का बैक्टीरिया अफेक्ट होता है, आपकी एपेटाइट अफेक्ट होती है, आप खाते नहीं है या आपको मोशन में लॉस ज़्यादा हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स आप एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, दैट लीड्स इनटू सीरीज ऑफ फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस। तो दैट इज नोन। और ये होता है कि अक्सर बच्चे को इन्फेक्शन इसी वजह से क्लस्टर्स में होता है कि नहीं हुआ तो बहुत समय तक नहीं हुआ तो एक के बाद एक 2-3-4 बार इन्फेक्शन। अच्छा, अगर बच्चा बहुत ज्यादा जैसे डकार ले रहा है या गैस पास कर रहा है, तो ये भी क्या एक खराब गट की निशानी होती है? इट कैन बी बट नॉट एसेंशियली। बट अगर जैसे अभी हमारी बात हुई कि अगर सडन चेंज है, एक नॉर्मल बच्चा था वो फाट नहीं करता था, अचानक से फाट करने लगे, अचानक से उसको डकारें बहुत आने लगी, या नॉर्मली भी बच्चा बहुत ज्यादा बर्पिंग करते हैं, बहुत ज्यादा रेचिंग होती है उसको, दैट कुड सजेस्ट कि कुछ ना कुछ हमारे इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, या तो एसिड ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, या हमारी ईटिंग हैबिट्स ठीक नहीं है, या लंबे गैप्स हैं, या बच्चे को ठीक से जो इंटेस्टाइन बैक्टीरिया वो थोड़ा सा हमारा ठीक नहीं है। सोने से रिलेटेड भी होता है ये कि बच्चा अगर बहुत ज्यादा सो रहा है या एकदम से सोना कम कर दिया उसने, तो ये भी खराब गट की निशानी का एक संकेत होता है? कुछ हद तक यस, एंड इट आल्सो अफेक्ट्स योर इंटेस्टाइन बैक्टीरिया। अगर आप, स्लीप तो जरूरी है बच्चे के लिए, छोटा बच्चा है तो उसको नींद पूरी होनी चाहिए, बट अगर हाँ नींद डिस्टर्ब्ड है तो डेफिनेटली उस वजह से उसका सारा जो इंटेस्टाइन का बैक्टीरिया या इंटेस्टाइन का जो मोटिलिटी पैटर्न है वो सब डिस्टर्ब होगा, एंड वाइस वर्सा आल्सो। अगर वो उसको पेट ठीक नहीं है, मान लो बच्चे को पेट में दर्द हो रहा है, रात को ठीक से सोएंगे नहीं, या फिर सोएंगे तो लंबे लंबे सोते रहेंगे, तो सिर कार्डियक रिदम जिसे कहते हैं कि रात का सोने का सिस्टम जो फिक्स्ड आवर्स नॉर्मली रिकमेंडेड है बच्चे को, वो डिस्टर्ब होते हैं। उससे स्लीप दोनों तरीके से डिस्टर्ब हो सकती है, कम भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। तो अगर समझना हो पेरेंट्स को कि इतने देर तक उनका बच्चा सो रहा है, इतने घंटे के लिए, तो ठीक है, बच्चा कम सो रहा है, ज्यादा सो रहा है तो कुछ गड़बड़ है, ऐसा कोई आपने कहा ना कि फिक्स हाँ जी, नॉर्मली हमारे को एक बच्चे को एक डेवलप पैटर्न होना चाहिए कि जैसे छोटा बच्चा है तो उसको 10 से 11 घंटे सोना चाहिए, व्हेन वी टॉक अबाउट लेस देन 2 इयर्स ऑफ एज, एंड खासकर जब बच्चे व्हेन दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल एंड ऑल दोस थिंग्स, तो उसमें एक फिक्स पैटर्न रहे, उसको हम चेंज ना करें, तो उससे हमारा बच्चे का नॉर्मल लाइफस्टाइल भी ठीक रहता है और उसको इन्फेक्शंस के और जो भी जनरल जो इश्यूज आते हैं, बिहेवियरल इश्यूज, वो भी कम होते हैं। बट वो ये कई बार सोशल इश्यूज की वजह से हम नाइट उसकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, तो बच्चे हमसे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। आप और मैं कभी एक दिन रात को लेट सो गए, जल्दी सो गए, आपने अपने साथ भी हमारे साथ भी देखा होगा, अगर हमारी रात को नींद डिस्टर्ब हुई तो अब सुबह हमारे पेट में कुछ ना कुछ गड़बड़, डाइजेस्टिव इश्यूज, एसिड सिक्रीशन,
सेम इज एप्लीकेबल टू बच्चों स्मॉल में चिल्ड्रन हो। जो हमसे काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। बिल्कुल। तो अभी तक हमने जितने जैसे सिम्पटम्स की बात की, अगर उसको समराइज़ करके समझना हो पेरेंट्स के लिए ही, कि अगर उनके बच्चे में ये परेशानियाँ दिख रही हैं, तो समझ जाना चाहिए कि हाँ, कुछ गट में प्रॉब्लम है, जाकर के एक बार डॉक्टर से दिखा लो। तो वो लिस्ट ऑफ सिम्पटम्स क्या होंगे फिर? अगर सिम्टम का एक-एक करके करें तो जैसे सबसे पहला तो आपने बोला अगर बच्चा बार-बार बीमार पड़ रहा है, सो इफ देयर इज अ फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन व्हिच इज हैपनिंग, तो हमें डेफिनेटली ये कंसीडर करना होगा कि ये इंटेस्टाइन में कोई इश्यू तो नहीं है, उसको ऐसा तो नहीं कोई हेल्दी बैक्टीरिया देने की जरूरत है, ऐसा तो नहीं उसकी डाइट में कुछ चेंज करने की जरूरत है। एक चीज ये, बच्चा बहुत कम खा रहा है और बच्चा बहुत ज्यादा खा रहा है, दोनों इश्यू है। दोनों इश्यूज है, या बहुत पिकी है चीजों को लेके कि मैंने तो यही खाना है, दिस इज द फूड आई वुड वांट टू ईट, या फिर जो हमारे सिम्टम्स डिस्कस हुए, बच्चे को लूज मोशन ज्यादा हो रहे हैं, बच्चे का वेट गेन ठीक नहीं हो रहा, बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो रही है, रिकरेंट एब्डोमिनल पेन, बार बार वॉमिटिंग होना, एलर्जीज की प्रॉब्लम होना कि बहुत ज्यादा स्किन इश्यूज हो रहे हैं, एलर्जीज हो रही है, और इवन बिहेवियरल इश्यूज भी एक्सेसिव हैं, तो एक बार ही हमें अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए कि कहीं हमें गट रिलेटेड इश्यूज तो नहीं है, इनको हमें कोई करेक्शन तो नहीं करनी है। स्किन में भी बदलाव होने लगता है अगर बच्चे की गट खराब रहती है तो? ऑल एलर्जीज दे इंक्रीज बिकॉज ऑफ इंटेस्टाइन। तो अगर हमारे इंटेस्टाइन बैक्टीरिया हेल्दी नहीं है तो सारी एलर्जी, चाहे वो स्किन एलर्जीज हो, चाहे नेजल एलर्जी हो, चाहे इवन ब्रीदिंग इश्यूज हो, ऑल एलर्जीज दे इंक्रीज सिग्निफिकेंटली अगर बच्चे की गट हेल्दी नहीं है, उसमें बैक्टीरिया ठीक नहीं है तो। ओके, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे की गट हेल्दी रहे, हेल्दी बैक्टीरिया से हम उसको कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? नेचुरल, देखो वैसे तो देर आर आर्टिफिशियल बैक्टीरियाज अवेलेबल, बट अगर हम नेचुरल तरीका कहें तो वही वैरायटी ऑफ फूड, फर्मेंटेड फूड, दूध दही, प्री और प्रोबायोटिक। इफ आई वुड वांट टू टेल यू, प्री मतलब कि जो हम प्रीबायोटिक वो होती है, प्री मतलब पहले, कि आपको इंटेस्टाइन के जो बैक्टीरिया उनके लिए एक हेल्दी फूड चाहिए, ठीक है, कुछ न्यूट्रिशन चाहिए, जैसे केला इज अ गुड प्रीबायोटिक। ऑल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जितनी भी होती है, कॉम्प्लेक्स मतलब चावल हो गए या स्टार्च वाली रिच कोई भी चीज हुई, इट इज हेल्दी बैक्टीरिया। ठीक है, ओट्स हो गए पर्टिकुलरली, दे आर प्रीबायोटिक्स। देन देयर इज अ प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक मतलब कि जिसमें ऑलरेडी आपके बैक्टीरिया अवेलेबल है, जैसे दही में अवेलेबल होते हैं, छाछ में अवेलेबल होते हैं। सो प्री एंड प्रोबायोटिक्स, ये जो इसका कॉम्बिनेशन है, दैट हेल्प्स इन एनहांसिंग आवर इंटेस्टाइन्स बैक्टीरिया। तो ये बच्चों को हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं? ये तो नॉर्मल है मैम, अभी तो हमें देना ही चाहिए। इनफैक्ट आफ्टर 2 years ऑफ एज, एक तो मदर की जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें बेस्ट प्री और प्रोबायोटिक्स होता है, वो तो 6 महीने तक दे 6 महीने से क्या, इनफैक्ट 2 साल तक हमें माँ का दूध पिलाना चाहिए। 6 महीने तक एक्सक्लूसिव मदर फीडिंग, उसके बाद जो दूध है या डेयरी है उसकी जगह हमें मदर फीडिंग ही मैक्सिमम पॉसिबल रखनी चाहिए। ऑब्वियसली ये नहीं कि 6 महीने के बाद भी बच्चा मेजरली मदर दूध पे रहे, उसको बाकी खाने की जरूरत है, बट मिल्क कंपोनेंट शुड बी मेजरली मदर फीडिंग। वो धीरे धीरे कम होता है। अगर बच्चा 6 महीने पे 100% मदर फीडिंग पे है तो 2 साल पे वो 25-30% जो उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट वो मदर फीडिंग से फुलफिल होगी, दूध वहीं से होगा। दूध के अलावा बाकी उसमें सब हेल्दी बैक्टीरिया सब उसको मिल जाएगा। दूध के अलावा जो बाकी चीजें अगर हम बैलेंस न्यूट्रिशन दें उसको, सारे फ्रूट्स इंट्रोड्यूस करें, सारे वेजिटेबल्स इंट्रोड्यूस करें, और सारी जो अब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें, फर्मेंटेड चीजें यूज करें, उससे हमारे सारी वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में जाएंगी। अच्छी वैरायटी जाएगी तो उससे उसको बच्चे को रफेज जाएगी, पानी जाएगा, तो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी अच्छी होगी, मोटिलिटी अच्छी होगी, एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी, सारे न्यूट्रिएंट्स बच्चे को मिलेंगे, ग्रोथ और इम्यूनिटी डेफिनेटली बेटर होगी। बिल्कुल परफेक्ट है। तो डॉक्टर अगर हम इसको थोड़ा सा एज वाइज से समझें कि अगर कोई न्यूबॉर्न है और लेट सपोज हम 5 साल तक के बच्चे की बात कर रहे हैं, तो हर साल के हिसाब से बच्चों को कब क्या इंट्रोड्यूस करना चाहिए ताकि उनके जो गट है स्ट्रांग रहे और ज्यादा इश्यूज ना फेस करना पड़े? देखिए, पहले 6 महीने में हमारी डिस्कशन हुई, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, वो एक ही बच्चे के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूट्रिशन है, माँ का दूध। देयर इज नो मैच, उसके लिए दुनिया में कोई और सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, ना ही होगा। ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने तक, 6 महीने के बाद से लेके 2 साल तक जो बच्चे की जर्नी होती है, दैट इज टू इंट्रोड्यूस फूड, कि उसको नॉर्मली, ना कि बैलेंस न्यूट्रिशन सिर्फ, और उसके साथ साथ हमें ये भी चाहिए कि उसको खाने की आदत भी डालनी है, च्यू करने की। काफी बार आपने देखा होगा बच्चे 3-3, 4-4 साल तक घोट के खाते हैं या डिस्ट्रैक्शन के साथ खाते हैं। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है 6 महीने से लेके 2 साल तक की, इसमें उनके टेस्ट बड्स डेवलप करना, उनको चबाने की आदत डालना, उनको स्वॉलोइंग की आदत डालना, सॉलिड फूड की आदत डालना, जिससे उनको रफेज और पानी मिल सके। तो पहले 6 महीने माँ का दूध, 6 महीने से लेके 1 साल तक सारा अनप्रोसेस्ड फूड प्लस नो सॉल्ट एंड शुगर, ठीक है, नो डेयरी, दूध वगैरह, दूध दही नहीं, माँ का दूध और खाना धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करें।
1 साल से लेके 2 साल तक जो बच्चे को हम अपने घर में खाते हैं नॉर्मल हेल्दी फूड वही इंट्रोड्यूस करें. ठीक है. देयर इज नो स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर ऑल किड्स. सबसे अच्छा वो होता है बच्चा अपने घर पे बनने वाला. अगर साउथ इंडियन फूड बनता है हमारे घर में तो साउथ इंडियन खाएं, नॉर्थ इंडियन बनता है नॉर्थ इंडियन खाएं, पंजाबी बनता है पंजाबी खाएं. तो वो इट डजंट मैटर, द वैरायटी ऑफ फूड जो हमारे घर में बनता है वही बेस्ट है, जिससे कि बच्चा बड़ा होके आपके साथ टेबल पे बैठ के वही खाना खाए. उससे हमारे लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज कम होते हैं. सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन आफ्टर 1 ईयर एज फार एज द फूड इज हेल्दी. और उसको फिर अपने आप अपने हाथ से खाने देना चाहिए. पानी और रफेज, ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसको रफेज के तौर पे सारी सैलड्स फ्रूट्स दें जो हमारी बात हुई पैक प्रोसेस ना दें. और पानी कम से कम 4 से 5 कप, मतलब ये समझे 1 लीटर के आसपास पानी हमें बच्चे को देना चाहिए. जब उसका दूध का जैसे मदर के फीड पे उसके जैसे से मदर फीडिंग कम होता है तो ऑटोमेटिकली आपको लिक्विड सॉलिड फूड के साथ पानी भी इंट्रोड्यूस करना है, जिससे उसको न्यूट्रिशन भी मिलता रहे और इंटेस्टाइन की मोटिलिटी भी ठीक रहे. ओके. तो क्या बच्चों में जैसे हाइड्रेशन के लिए सिर्फ पानी ही देना चाहिए कि और भी कुछ दे सकते हैं? देने को हम सब कुछ सीजनल दे सकते हैं, बट जैसे जो भी आप रिप्लेसमेंट करेंगे, फॉर एग्जांपल सूप है, सूप से अच्छा नॉर्मल वेजिटेबल्स और पानी है, सेपरेट कॉम्बिनेशन. अच्छा, इसी तरीके से अगर आप जूस कहेंगे, जूस से अच्छे नेचुरल फ्रूट्स होते हैं. बट वी कैन गिव जूसेस, बट उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जूस देते हैं तो बच्चे को फ्रूट चबाने की आदत नहीं होती, रफेज उसमें से फिल्टर हो जाती है. तो ऐसे जूसेस आर हेल्दी. जो नहीं देना है वो है कि पैक्ड प्रोसेस फूड. कमिंग टू ऑल शुगरी पैक्ड प्रोसेस फूड, दे मस्ट बी अवॉइडेड. कि कोई भी पैकेट वाला जूस है जो चाहे वो उस पर कुछ भी लिखा है नो आर्टिफिशियल शुगर्स या कुछ नो एडेड शुगर, कुछ भी लिखा है तो वो नहीं देना. घर का चीज ही देना हमेशा बेटर. लोग जैसे दाल का पानी दे देते हैं या फिर दूध में कुछ कुछ केला वगैरह वो सब मिला करके उसको एकदम लिक्विड टाइप का बना करके दे देते हैं, तो वो सब ठीक है देना? देखो वो सब ठीक है, बट एज वी हैड डिस्कस्ड कि थोड़ा सा हमें कोशिश करनी है कि बच्चे को 6 महीने से लेकर 2 साल तक नॉर्मल एडल्ट फूड की तरफ लेके जाए. तो नेचुरली जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं शुरुआत में, आप सीधा उसको रोटी का टुकड़ा नहीं देते हैं, आप उसको मैश करके चम्मच से या पेस्ट टाइप बना के उसको इंट्रोड्यूस करते हैं. तो वो तो केला इज वेरी गुड. केला इज वेरी वेरी गुड प्रीबायोटिक. तो वो एक अच्छा स्टार्टिंग फूड होता है. और इसी तरीके से केला हो गया या फिर सीजनल फ्रूट कुछ भी हो गए, आपने गर्मियों में हमने उसे तरबूज खरबूजा दिया, सर्दियों में हमारे पास वेजिटेबल्स बहुत सारी होती है. तो हमारे पास वैसी नेचर ने इतनी वैरायटी दे रखी है कि सर्दियों में आपके हरी सब्जियां अच्छे से हैं, गर्मियों में आपके क्योंकि आपको वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा, आपके सीजनल फ्रूट ज्यादा होते हैं. तो वो सब जो हम लोग खाते हैं वही बच्चे को भी. बट डॉक्टर कई बार इश्यूज ये होते हैं बच्चों के साथ ना कि अगर हम उनको ऐसे फाइबर इंट्रोड्यूस करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स या फिर सैलड्स, तो उसकी वजह से वो डाइजेशन इश्यूज कई बार बच्चों में होने लगते हैं, वो पचा नहीं पाते हैं. कुछ बच्चे होते हैं ऐसे, तो फिर ऐसे में क्या किया जा सकता है? देखिए पचाने का जो है ना, एक्चुअली देयर इज अ लॉट ऑफ मिथ अराउंड इट. मिथ क्या होता है कि जैसे ही बच्चा पॉटी करता है, पचाने का माँ बाप सोचते हैं कि पॉटी में ऐसे का ऐसा खरबूजा निकल गया है. तो क्योंकि वो नेचुरली खरबूजा है या कोई भी फ्रूट है, वो कुछ ना कुछ कलर छोड़ेगा. इसको हम एक तरीके से टॉडलर्स डायरिया भी कहते हैं. जो एक साल से लेके 3 साल तक के बच्चे काफी बारी पॉटी करते हैं और उसमें ऐसा लगता है कि वो ऐसे कैसा खाना बाहर निकल गया. तो वो पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं वहां पर कि ये तो पचाया नहीं इसने. वो पचाना नहीं है एक्चुअली, वो जो उसमें रफेज या कलर जो चीज बच्चे को बॉडी को जरूरत नहीं थी वो बाहर निकल गई. बाकी सब न्यूट्रिशन वो एब्जॉर्ब कर गए. सो मोर नंबर ऑफ स्टूल. एंड ऑब्वियसली जो आपका शुरुआत में भी सवाल था कि जब आप नई नई चीजें इंट्रोड्यूस करते हो आप सारी वैरायटी ऑफ स्टूल देखोगे. उससे ये ना रिलेट करें कि बच्चा उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाया, एब्जॉर्ब नहीं कर पाया. हमें फिर भी ये सब चीजें देने एंड दे आर वेरी इजी टू डाइजेस्ट. ठीक है. नेचुरल चीजों को डाइजेस्ट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता. मुश्किल है जो अननेचुरल प्रोसेस चीज है वो. तो अगर बच्चों को नेचुरल चीजें दी जा रही हैं, लेकिन ऐसा है कि कई बार कुछ ऐसे चीजें हो जाती है कि बच्चों को थोड़ा बहुत प्रोसेस्ड या पैकेज फूड्स देना पड़ता है, तो उसमें भी है ऐसा कि चलो 1 बार दे दिया 2 बार, तो कितनी बार दे सकते हैं पैकेज या प्रोसेस्ड फूड अगर मजबूरी है देना? तो देखो इट्स एब्सोल्युटली नो फॉर मोर देन वंस अ वीक. तो वंस अ वीक भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा एज अ पीडियाट्रिशियन. बट एक जो है, अगर हम रोज बच्चे को एक एक छोटी छोटी टॉफी दें या कुछ भी हम चीजें दें, मीठी चीजें दें, तो उससे प्रॉब्लम आएगी. बट अगर एक बार इसे जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से या हम पीडियाट्रिशियन अपने एक्सपीरियंस में देखते हैं, जो बच्चे हफ्ते में 2 या 3 बारी पैक्ड प्रोसेस्ड फूड या कोई भी चिप्स लेते हैं या फिर कोई भी बिस्किट्स खाते हैं, इवन चॉकलेट फ्लेवर के ड्रिंक्स लेते हैं, उनको इंटेस्टाइनल इश्यूज आते ही आते हैं. तो उसको हमें सारे जितने भी ये हैं वो इट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू नॉट मोर देन वंस अ वीक.
तो अगर बहुत ज्यादा पैकेज प्रोसेस फूड्स खा रहे हैं बच्चे या इस तरह के जंक फूड्स या ड्रिंक्स वगैरह पी रहे हैं तो उनके ग्रोथ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों में? पेरेंट्स तो ताकि थोड़ा सा वो अलर्ट हो जाए कि हाँ अगर हम दे भी रहे हैं तो हमारे बच्चों को ये इस तरीके से इम्पैक्ट करेगा। इट्स ना बेसिकली जो आपने पूछा, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, इट डेफिनेटली अफेक्ट्स द ग्रोथ। वो दोनों, एक तो पहले न्यूट्रिशनल वैल्यू से कि या तो बच्चा ओवरवेट हो जाएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शुगर ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा फैट ले रहे हैं, पाम ऑयल ले रहे हैं, या फिर वो बहुत अंडर न्यूट्रिशन की वजह से वेट लॉस कर जाएंगे क्योंकि वो सिर्फ वही खा रहे हैं और बाकी खाना खा नहीं रहे। न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा उन्हें। एक तो डायरेक्ट इम्पैक्ट हो गया हमारा। दूसरा इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हो गया क्योंकि बच्चा ये सब चीज़ें खा रहा है, उसको नॉर्मल खाने में प्रॉब्लम आ रही है, उसकी वजह से उसको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही है, उसको ढंग से माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे, या उसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए या फैट चाहिए जो नेचुरल तरीके से चाहिए वो नहीं मिल रहे। तो दूसरी हमारी प्रॉब्लम ये आ गई। तीसरी प्रॉब्लम ये आ गई, इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही है, आप उसको दे भी रहे हैं न्यूट्रिशन तो एब्जॉर्प्शन इज इम्पैक्टेड, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, डायरिया हो रहा है, जिसकी वजह से उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो इम्पैक्ट हो रहा है। तो इट लीड्स इनटू ऑल सॉर्ट ऑफ ग्रोथ प्रॉब्लम। बच्चे की अंडरवेट भी हो सकते हैं, ओवरवेट भी हो सकते हैं, बिहेवियरल इश्यूज भी हो सकते हैं, डेवलपमेंटल इश्यूज भी हो सकते हैं, एलर्जीज भी हो सकती है। सो दैट्स व्हाट वी कम अक्रॉस। आजकल हम पीडियाट्रिशियन अपना कंसल्टेशन का 25 से 50% समय जब भी माँ बाप हमारे पास प्रॉब्लम लेके आते हैं, हम इसी पे पूछने में लगता है कि आप खिला पिला क्या रहे हो। सो एंड इट नीड्स टू बी रीइंफोर्स्ड अगेन एंड अगेन, क्योंकि बच्चे के इमोशंस के आगे माँ बाप अक्सर कि एक छोटा सा लाड़ प्यार में माँ बाप नहीं करते तो दादा दादी कर देते हैं, तो वो इमोशंस में एक पैकेट चॉकलेट ये सब करने से कोई नुकसान नहीं होगा, वो हमें थोड़ा सा करेक्ट करना है। बिल्कुल। तो अगर हमें समझना हो कि बच्चों का फिर हम डाइट प्लान कैसे बनाएं कि ब्रेकफास्ट लंच डिनर में क्या ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस करें जो उनके गट को स्ट्रांग बनाती है, तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक फूड आइटम्स होंगे जो बीइंग अ पीडियाट्रिशियन आप बताना चाहेंगे? सो जैसे हमने अभी डिस्कस किया मैम, एक तो चीज़ ये है कि हमें वी हैव टू गिव, जैसे हमारी फैमिली एनवायरनमेंट है उस हिसाब से फूड होना चाहिए। पर सभी जगह एक चीज़ होती है दूध। सो आई वुड से कि दही इज वन ऑफ वेरी गुड प्री एंड प्रोबायोटिक। तो दही हमें देनी चाहिए आफ्टर 2 years। प्लस इफ ऐसे कि अगर ब्रेकफास्ट में बात करें कि सुबह टाइम नहीं होता बच्चे को पराठा देना या रोटी देना या सैंडविच देना, इज नॉट दैट ईजी, तो आई वुड सजेस्ट कि कुछ केला, दही और ओट्स का कुछ बना के, जैसे ओट्स इज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ प्री एंड प्रोबायोटिक, सो दैट इज वन वेरी गुड ब्रेकफास्ट सीरियल। ओट्स हो गए, दही हो गई, केला हो गया इन अ मिक्स एंड मैच फॉर्म। फिर लंच में इट हैज टू बी समथिंग जो बच्चा च्यू कर सके विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ, एक तो आपको बेस में कुछ चाहिए, या वो चावल हो या व्हीट हो, तो वो अब यू नो इट कुड बी कि चावल हो सकते हैं या पराठे का, बट उसी में स्टफिंग करते हैं। सो इट हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ दाल, वेजिटेबल्स एंड समथिंग एज अ मेन थिंग, कि आपके राइस हो गया या फिर व्हीट हो गया। तो नॉर्मल सब्जी जैसे जो हमारे लिए मसालेदार वैसे ही बनती है वो देना चाहिए, या फिर बच्चों के लिए अलग से सब्जी बनाए, कब तेल कब मसाला वाला? देखो, बच्चे के लिए अलग से खाना नहीं बनना चाहिए आफ्टर 2 years ऑफ एज। नॉर्मली अगर हम तेज मसाले खाते हैं तो हमें पहले तो अपने मसाले करेक्ट करने होंगे, क्योंकि वो हमारे लिए भी अच्छे नहीं है और बच्चे के लिए तो डेफिनेटली अच्छे नहीं है। सो ये ऐसे हमें ये नहीं कि बच्चे को ब्लैंड फूड देना है या बच्चे के लिए अलग से फूड नहीं बनना चाहिए। बेबी शुड बी कंज्यूमिंग आफ्टर 2 years एग्जैक्टली द सेम फूड जो आप खाते हैं। अगर आपके मसाले तेज हैं उनको करेक्ट कीजिए। ठीक है। सो यस, नॉर्मल मसाले वसाले की सब्जी बना के, एक सब्जी, दाल और रोटी, दैट इज योर सेकंड मील, एंड देन डिनर आल्सो हैज टू बी समथिंग सिमिलर। बट बच्चे को वैरायटी चाहिए। अगर आप हफ्ते में 7 दिन कुछ दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमें अलग अलग फ्रूट्स, अलग अलग वेजिटेबल्स और अलग अलग बेस, आप चाहे रोटी रख ली जैसे हमारी स्टेपल डाइट होती है, चावल रख लिया, बट दालें बदल दी आपने, दालों को सर्कल किया, दाल में राजमा छोले भी आ गए, और फिर आपने सारे वेजिटेबल्स को सर्कल ऐड कर दिया एंड कीप फ्रूट एज अ स्नैक इन बिटवीन, मिड मील की तरह। तो 3 तो आपको फूड की कोशिश करनी है और 2 स्नैक की कोशिश करनी है। बट ये समझिए कि दुनिया में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो 5 मील्स आराम से ले लेगा। सो 5 अटेम्प्ट्स होते हैं। वो अटेम्प्ट्स मतलब यू यूज इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि 5 बारी हम कोशिश करें, एक बार तो खा लो, एक बारी खाएं, 2 बारी खाएं, 3 बारी खाएं, और फोर्स ना करें, और ना ही रिवॉर्ड करें, ना ही डिस्ट्रैक्शन यूज करें। इट्स अ बेसिक नेसेसिटी, हर बच्चे की जरूरत होती है। उसको खुद से भूख लगनी चाहिए, टाइम फिक्स करिए, वैरायटी करिए, बच्चे से बात करिए उसको क्या चाहिए, सो दैट यू कैन मेक अ मील प्लान आफ्टर डिस्कसिंग, बट डू नॉट नेगोशिएट। ये नहीं कि अगर ये नहीं खाया तो प्लान बी पे आ जाओ, अब चलो तुमने रोटी नहीं खाई, मैं चावल बना के लाती हूँ, अब जो है आपसे डिस्कस किया था यही है, यही खाओ। नहीं खाते हैं, आधे घंटे और फिर से वो ट्राई करें। डू नॉट ओवर ट्राई एंड डू नॉट फोर्स। अगर जैसे खिलाने की बात करते हैं तो कई बार बच्चों को फीड करते करते इतना ज़्यादा टाइम हो जाता है कि ओवर फीड भी हो जाता है, क्योंकि 1-1 घंटे 1.5 घंटे भी बहुत सारे पेरेंट्स को लग जाते हैं बच्चों को खिलाने में, क्योंकि खाते ही नहीं है। तो ऐसे में एक मील खत्म किया तो तब तक दूसरे मील का टाइम हो गया, तो कोई गैप है कि कितना गैप देना चाहिए बच्चों को खाने में? मैम, ये दोनों चीजें ही गलत हैं जो आपने बताई। पहली बात तो बच्चे को हमें सेल्फ फीडिंग के लिए
एनकरेज इनकरेज करना करना चाहिए। चाहिए। हाँ। तो आपको जब बच्चा बड़ा होने लगता है 1 साल 1.5 साल का, तो उससे खुद खाने दीजिए। हम्म, पोर्शंस हैज टू बी डिसाइडेड बाय द चाइल्ड कि उसको कितना खाना है। खाना है। हाँ। हमें ये ना सोचे कि हमें इतना खाना है, उसको खाने दीजिए। जब वो खा के फिनिश हो गया, ओवर, उसके बाद उसको फोर्स मत करिए। ठीक है। एंड डू नॉट टारगेट कि इतना तो खिलाना ही खिलाना हाँ है। वही, जैसे कि 2 रोटी है तो खाना ही है करेक्ट। बच्चे या को। फिर रोज 2 रोटी खाते हैं, आज तुमने 2 रोटी नहीं खाई। हाँ। वो अपने आप, जैसे आपकी हमारी जरूरत होती है, ऑटोमेटिकली बच्चे की अपने एक हैबिट बनने लग जाएगी, अपने आप खाते रहेंगे। उसको हम फोर्स ना करें, टारगेट ना करें और डिस्ट्रैक्शन ना यूज करें। ये नहीं होगा हम टीवी दिखा दिखा के खिला रहे हैं, सो दैट कैन लीड इनटू बोथ द इश्यूज। वही कि टीवी के वो इतना टाइम लगाएंगे कि उसका प्रोग्राम या जो भी वो खत्म ना हो, 1.5 घंटा लगा दिया खाना खाने में, कि टीवी बंद हो जाएगा जैसे ही हमारा खाना बंद हो जाएगा। वाइसा वर्सा इज आल्सो एप्लीकेबल कि टीवी के चक्कर में चिल्ड्रन एंड अप ओवर ईटिंग। पहले शुरुआत में अंडरवेट की प्रॉब्लम होती है, बाद में ओवरवेट की प्रॉब्लम हो जाती है। सो डेफिनेटली डिस्ट्रैक्शन मस्ट बी अवॉइडेड। स्क्रीन टाइम का रोल है कि हमारे पुअर गट हेल्थ को ज्यादा प्रमोट करता है, क्योंकि आजकल जैसे हम सब जानते हैं कि लोगों के पास टाइम नहीं रहता, तो फोन लगा दिया, टीवी लगा दी, तो बच्चे उसी को देख देख करके ही खा रहे हैं। तो क्या उससे सच में गट इश्यूज होते हैं? डायरेक्टली नहीं, बट इनडायरेक्टली डेफिनेटली, क्योंकि वही जो हमारी डिस्कशन हुई कि स्क्रीन की वजह से बच्चे को पता ही नहीं हो खा क्या रहे हैं, कितनी क्वांटिटी खा रहे हैं, उससे उसको एक सिस्टम ही नहीं बनेगा कि मेरी इंटेस्टाइन की रिक्वायरमेंट कितनी है। फूड से कनेक्शन भी नहीं बन पाएगा उनका। दे कैन ईट, टेस्ट नहीं डेवलप होएगा। आप बस खा रहे हो तो इसलिए खा रहे हो कि स्क्रीन चली, यू डोंट इवन नो व्हाट यू हैव ईटन। तो वो भी सही नहीं है। और दूसरा, हमारा जितना स्क्रीन टाइम ज्यादा का होती है, आउटडोर एक्टिविटी कम होगी, उसी की वजह से फिर आपको डाइजेस्टिव इश्यूज और हेल्थ इश्यूज भी ज्यादा आएंगे। बिल्कुल, तो स्क्रीन टाइम भी रिस्ट्रिक्ट करना काफी ज्यादा जरूरी है। करेक्ट है। आपने जैसे इतनी सारी चीजें हमें बताई, अगर कोई हमें एक सुपर फूड समझना हो कि हाँ ये बच्चे के गट के लिए तो वरदान ही है, तो वो क्या होगा? आई वुड से, मैं फॉर एवरी चाइल्ड, dahi after 2 years of age, and kela is something very healthy. Okay. And I would call it, and maybe oats. तो ये तीन का कॉम्बिनेशन आप किसी भी तरीके से यूज करें, इट्स परफेक्ट प्री प्रोबायोटिक एंड अ सुपर फूड। इसमें सारी न्यूट्रिशनल वैल्यूज भी है, प्रोटीन भी है, कार्ब्स भी है एंड फैट भी है। सो दैट इज वन सुपर फूड एंड पैलेटेबल भी है, बच्चे ले भी लेते हैं बिल्कुल। तो दैट इज व्हाट आई वुड सजेस्ट, इट्स माय फेवरेट फूड फॉर स्मॉल चिल्ड्रन। करेक्ट, बिल्कुल। तो आई थिंक अगर पेरेंट्स को जानना होगा कि हाँ बच्चे को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है स्पेशली खाने से रिलेटेड, ही क्या दे क्या नहीं, तो उनके लिए ये ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएंगे। हमें एक और चीज़ बताइएगा डॉक्टर कि जब पुअर गट होते जाता है बच्चों में, गट की वजह से इतनी सारी दिक्कतें होने लगती हैं, लॉन्ग टर्म में फिर उनके क्या इम्पैक्ट पड़ता है? कि अगर बच्चा शुरुआत के 4-5 सालों में इतने ज़्यादा गट इश्यूज फेस कर रहा है, तो क्या आगे चल करके भी वो प्रॉब्लम रह सकती है, या एक है कि ख़त्म कैसे करें हम इसको? देखिए, प्रॉब्लम डेफिनेटली रह सकती है, क्योंकि ईटिंग हैबिट्स शुरुआत से शुरू हो जाती हैं। इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया आपके बर्थ से बनने शुरू हो जाते हैं। जो आपके शुरुआत में बर्थ पे बैक्टीरिया थे, वही आपके आगे परसिस्ट करते रहते हैं। तो इसलिए जितना हम शुरुआत के फर्स्ट 2-3 इयर्स वील हैव इश्यूज, उतनी ही आगे आपकी गट की मेमोरी बनने लग जाती है, जिससे गट ब्रेन, मतलब ऑटिज्म, ADHD एक्टिविटीज, बिहेवियरल इश्यूज, सब चीजें उससे इंटर रिलेटेड है। तो इसलिए जो हमारा बेस है वो स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। तो ईटिंग हैबिट्स शुरुआत के 3 साल की बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। बट इफ यू हैव मिस दैट अपॉर्चुनिटी फॉर एनी रीजन, कि ये बच्चा अभी हमारा आदत नहीं है, उसको जंक फूड ज्यादा खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाते हैं, या फिर उसकी वजह से उसके इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम चल रही है, इट इज टू अ लार्ज एक्सटेंट रिवर्सिबल। जैसे ही आप उसकी ईटिंग हैबिट्स ठीक करोगे, हमारी बॉडी में अमेजिंग पावर होती है टू रिकवर। तो ऑब्वियसली इट माइट नॉट बी एबल टू रिकवर फुली, बट काफी हद तक रिकवरी हो जाएगी अगर आप अभी किसी भी, जब आपको पता लगे अपने हैबिट्स ठीक कर दी बच्चे की, शुगरी ड्रिंक्स कट कर दी, स्पाइसी फूड कम कर दिया, आउटडोर एक्टिविटी बढ़ा दी, नॉर्मल हेल्दी फूड की उसको आदत डाली, यू विल स्टार्ट टू सी कि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे वो एलर्जी हो, चाहे फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन हो, चाहे बिहेवियरल इश्यूज हो, चाहे डेवलपमेंटल इश्यूज हो, एवरीथिंग इज लाइकली टू इम्प्रूव। कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे, क्योंकि पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं इस चीज़ से कि बच्चों को अगर जंक फूड की आदत लग गई बाहर के, तो वो छूट ही नहीं रही है। तो बीइंग अ पीडियाट्रिशियन, आपके पास कुछ ऐसे टिप्स या एडवाइस है कि हाँ कैसे छुड़वाए बच्चों से जंक फूड या प्रोसेस्ड फूड्स अगर आदत लग गई है तो, और कैसे उनको घर के खाने से इंट्रोड्यूस करें? देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स। तो पहले तो घर के खाना इंट्रोड्यूस तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा, बट हटाना कैसे है उसके लिए 3 चीजें हैं। नंबर 1, आपको खुद नहीं खाना। हाँ। सो इफ यू ईट जंक फूड योरसेल्फ, तो फिर बच्चा तो खाएगा ही, आपको देख के खाएगा। नंबर 2, जंक फूड शुड नॉट बी विजिबल। अगर वो अवेलेबल है घर में कहीं भी, बच्चे आजकल बहुत स्मार्ट होते हैं, आप अलमारी में छुपा के रखेंगे, कहीं भी स्टोर करके रखेंगे, दे विल फाइंड इट समहाउ। दूसरा, वो विजिबल नहीं होना चाहिए। तीसरा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। जब वो एक हफ्ते के रिवॉर्ड सिस्टम, कि आपने एक हफ्ते में एक बार खाओगे तो आपको मिलेगा जो आप चाहोगे, तो उससे उनको एक अपनी सेल्फ अवेयरनेस जगती है, बच्चे ऑटोमेटिकली सेल्फ कंट्रोल सीखते हैं कि हाँ आज हमारा जंक फूड डे नहीं है। सो इसे अगर हम संडे बना के रखते हैं, तो
संडे को दे कैन ईट एंड ग्रेजुअली आई हैव सीन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, फिर वो उस रिवॉर्ड की वैल्यू भी धीरे धीरे वो कहते हैं क्या जरूरत है, एक हफ्ते में एक बारी भी नहीं मिलेगा चलेगा. सो दैट्स व्हाट वी नीड टू ग्रेजुअली वीन इट ऑफ. पहले तो शुरू ही नहीं करना चाहिए, बट ये 3 चीजों पे अगर आप करेंगे तो यू विल बी एबल टू सक्सीड एंड टेक इट वेरी सीरियसली, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है. करेक्ट, अवेयरनेस नहीं है लोगों में. और आई थिंक ये इतना ज्यादा कन्वीनियंट हो चुका है कि पेरेंट्स को भी लगता है कि चलो बच्चों के साथ जूझने से अच्छा है कि दे दो उन्हें, जी. शांत हो जाएंगे. जी. इस पे एक और हम आई थिंक डिस्कस कर सकते हैं लास्ट में कि अगर बच्चों का इतने ज्यादा इश्यूज, गट इश्यूज बढ़ रहे हैं, तो उसके पीछे अगर हम समझना चाहें कि रीजन, जैसे हमने इतनी सारी चीजों पर बात कर ली, तो पेरेंट्स जब आपके पास आते हैं तो मोस्टली क्या कंप्लेंट्स लेकर के आते हैं, सो दैट दे कैन आल्सो रिलेट आवर ऑडियंस कि हाँ उनके बच्चों में भी ये इश्यूज हो रहे हैं, इसका मतलब कि गट खराब है, अब डॉक्टर से जाकर के दिखाने का टाइम आ गया है. नंबर 1 इज ग्रोथ फेलियर, हम्म. कि बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं बच्चा ग्रोथ नहीं कर रहा है, बच्चा खाना नहीं खा ग्रोथ रहा है. इन टर्म्स ऑफ वेट एंड हाइट दोनों. फिजिकल ग्रोथ, हाँ, फिजिकल ठीक है. वेट एंड हाइट बोथ. हम्म. हाइट इज लिटिल लेट, हम्म. पहले वेट कॉम्प्रोमाइज होता है फिर हाइट कॉम्प्रोमाइज तो होता है. वेट क्या अंडर वेट और ओवर वेट दोनों हो सकता है? दोनों होता है, बट छोटे बच्चों में यूजुअली अंडर वेट ज्यादा होता है, हम्म. बड़े बच्चों में ओवर वेट ज्यादा होता है. ठीक व्हेन है. वी टॉक अबाउट 5 to 6 इयर्स, तो बच्चे वो ग्रोथ फेलियर में ज्यादा आते हैं कि वो वेट नहीं बढ़ रहा है जैसे उनका बढ़ना हाँ. चाहिए. और बड़े बच्चों में बच्चे खाता कम है, वो अचानक से वेट ज्यादा बढ़ रहा है. बढ़ जाए. तो एक तो ग्रोथ फेलियर इज वन कॉमन फाइंडिंग. सेकंड इज बार बार बीमार पड़ रहे हैं, हम्म. जो नॉर्मल एपिसोड्स होते हैं, रिकवरी नहीं हो रही है, हम्म. बार बार उनको एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ रही है, हम्म. दे आर फॉलिंग सिक वेरी ऑफ्टन. ठीक है. नंबर 3 बिहेवियरल इश्यूज. हमारा जैसे बच्चा बहुत एग्रेसिव है, वो सुनता नहीं, वो भागते रहते हैं पूरे दिन. अगर हम उसको हिट करते हैं, उसको अगर हम जंक फूड ना दें तो या टीवी ना दिखाएं या स्क्रीन ना दिखाएं, तो बच्चा हमें उठ के मारने को आता है. अच्छा. सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर वेरी, एग्रेशन हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली. हम्म. तो ये 3 सिम्टम है. उसके अलावा ऑब्वियसली कोई कॉन्स्टिपेशन हो रही है, बच्चे को हार्ड पॉटी कर रहे हैं या लूज मोशन कर रहे हैं, वो तो इन एनी केस वो पीडियाट्रिशियन पे अपने जाते ही हैं प्रॉब्लम को लेके. हम्म. बट ये 2-3 चीजें जो उनको थोड़ा सीरियसली लेनी चाहिए कि एक ग्रोथ फेलियर इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू योर, कि बच्चा को हम बिहेवियर कैसे करें, इट्स बिकॉज ऑफ फॉल्टी ईटिंग हैबिट्स. ये नहीं कि हम ठीक से नहीं खिला रहे हैं. बिल्कुल. जैसे बच्चे बहुत ज्यादा क्रैंकी हो जाते हैं, चिड़चिड़े ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं, तो ये सब भी पुअर गट की निशानी हो सकता एब्सोल्युटली, है. वो बिहेवियर प्रॉब्लम आनी है क्योंकि उसको न्यूट्रिशन ठीक से नहीं मिल रहा. हम्म. उसका जो आपके टेस्ट बड्स हैं वो तो सेटिस्फाई हो रहे हैं, हाँ. बट जो आपकी इंटेस्टाइन है, बॉडी की रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, आयरन है, कैल्शियम है, वो ठीक से नहीं मिल रहा है. तो नहीं हो रहा तो बॉडी विल शो अप इन सम वे और अनदर. आपको इरिटेबिलिटी होएगी, आप क्रैंकी होंगे, फिर बच्चा बीमार भी पड़ेंगे, फिर आके यू सी ऑल दोस सॉर्ट ऑफ थिंग्स. बिल्कुल. तो पेरेंट्स को ये चीजें अपने बच्चों में जरूर देखनी चाहिए. तो आई थिंक इस सेशन में हमने किड्स गट हेल्थ इश्यूज पर काफी अच्छी खासी डिस्कशन की है, ऑलमोस्ट हर एक एस्पेक्ट को कवर किया है. आपने हमें कई सारे फूड ऑप्शंस भी बताए, सिम्टम्स भी बताए कि कैसे क्या करना है, टिप्स भी दिए हमें कि कैसे बच्चे जो हैं, पेरेंट्स जो अपने बच्चों के साथ क्या चीजें कर सकते हैं. तो थैंक यू सो मच डॉक्टर सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए. आई होप यू एंजॉयड द सेशन. थैंक यू सो मच मेघा जी. Thank थैंक यू you. सो मच. Thank थैंक यू. एंड ऑडियंस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करेगा, स्पेशली उन पेरेंट्स से जो अपने बच्चों को गट इश्यूज के लेकर के काफी ज्यादा परेशान रहते हैं. इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और सवाल रह गए हो तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमसे पूछ सकते हैं. हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए ही उन सभी सवालों के जवाब देने के. ऐसे और भी वीडियोस के लिए देखते रहिए NBT लाइव. थैंक यू.